एज ऑफ टुडे आज एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पिछले 80,000 सालों में सबसे ज्यादा है। हम उस तरह की बारिश को देख रहे हैं जो हमने आज के पहले कभी नहीं देखी। 1 डजन से भी ज्यादा भारतीय शहर फिलहाल इस समय पानी की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमने इस इश्यू पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया और ये इश्यू फिलहाल अपने सबसे खतरनाक रूप दिखा रहा है। नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में हर साल की तरह इस साल भी जहरीले धुएं की चादर चढ़ चुकी है। दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा मिल चुका है। एक्सपर्ट का कहना है कि दिल्ली में हवा में सांस लेना ही अपने आप में दिन में 50 सिगरेट पीने के बराबर है। समझ सकते हो आप? एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप सिर्फ हवा में सांस ले रहे हो और एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप दिन में 50 से ज्यादा सिगरेट पी रहे हो। क्या ये दोनों कंडीशन कभी मैच हो सकती है? नहीं ना। सुनने में पहली बार तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये कंडीशन मैच कर चुकी है, ये कंडीशन रियल बन चुकी है दिल्ली में। और दूसरी ओर साइंटिस्ट का कहना है कि गंगा के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की लाइफ में से 7 साल कम हो चुके हैं। सोचकर देखिए एक बार कि आप किसी नदी के आसपास रह रहे हो और आपकी लाइफ में से 7 साल कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको खाना भी पोल्यूशन वाला मिल रहा है, आपको पानी पोल्यूशन वाला मिल रहा है, आपको हवा भी खराबी मिल रही है। तो जब आप हर तरफ से चारों ओर से पोल्यूशन से घिरे हुए होते हो तो ऑब्वियसली वो आपकी लाइफ पर बुरा इंपैक्ट तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम गौतम पटेल है और ये ग्लोबल इश्यूज का बुलेटिन सोशल टॉक है। आज के सोशल टॉक में हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस टॉपिक पर बात करना कोई पसंद नहीं करता। ग्लोबल लीडर्स अपने एजेंडा में इस टॉपिक को हमेशा ही इग्नोर करते हैं। कॉर्पोरेट लीडर्स इस टॉपिक पर कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं और लोगों में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो इस टॉपिक पर बात कर सके। तो कुल मिलाकर ये इश्यू वर्सेस वर्ल्ड जैसी सिचुएशन फिलहाल क्रिएट हो चुके हैं। तो क्या है ये टॉपिक? द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ने इस समय दुनिया की बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और एक्सपर्ट्स का और क्लाइमेट साइंटिस्ट का कहना है कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। इट्स जस्ट अ ट्रेलर। पिक्चर अभी आना बाकी है मेरे दोस्त, अभी रियल रिजल्ट आना बाकी है। अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और मौसम और ज्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है, गर्म और ठंडा दोनों। मतलब कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक और बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है और एक और बहुत ही ज्यादा सूखा यानी कि दुष्काल पड़ रहा है। साइंटिस्ट का स्पष्ट कहना है कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम सब जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि हम जो यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, उसी की वजह से होती है। डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई क्लाइमेट चेंज पर सीधे ही असर डालती है। नेचर में ये जो हम बदलाव देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कारण हुए हैं। ये कोई नेचुरली होने वाली प्रोसेस नहीं है। वी डिड दिस, वी क्रिएटेड दिस सिचुएशन। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे प्लेनेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन कौन से चेंजेस हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में इजाफा हुआ। पहला ग्राफ रिसेंट ईयर में मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी हवाई में मापा गया एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल को दिखाता। दूसरा ग्राफ पिछले 3 ग्लेशियर्स के दौरान हुए CO2 लेवल को दिखाता है। इन दोनों ग्राफ में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हुई है। पिछले 170 सालों में ह्यूमन एक्टिविटीज ने 1850 में पाए गए प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडलीय सांद्रता को 47% से ज्यादा बढ़ा दिया। CO2 की वार्षिक वृद्धि के कारण समय के साथ नक्शे का कंप्लीट कलर लाल की ओर जाता है, ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं। आइए बात करते हैं ग्लोबल टेम्परेचर में कितना इजाफा हुआ, यानी कि वार्षिक तापमान में कितना इजाफा हुआ। इस ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1918 के बाद से ग्लोबल टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। 2016 को अब तक का सबसे गर्म साल माना गया था। यह रिसर्च व्यापक रूप से क्लाइमेट रिसर्च यूनिट यानी कि CRU और नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तैयार किए गए सिमिलर कंट्रीब्यूशन के अनुरूप है। इस टाइमलाइन को देखिए। डार्क ब्लू एवरेज से ज्यादा ठंडे क्षेत्र को दिखाता है और डार्क रेड एवरेज से ज्यादा गर्म क्षेत्रों को दिखाता है। अब एक नजर डालते हैं कि सी लेवल कितना राइज हुआ। 1981 टू 2010 तक पर डिकेड आर्कटिक सी की जो आइस है वो 13.1% तक डिक्लाइन यानी कि पिघली है। इस टाइमलाइन को देख के आसानी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्कटिक सी आइस किस हद तक पिघल रहा है। सैटेलाइट के रिकॉर्ड के मुताबिक 2012 में सबसे कम बर्फ पिघली है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हुए चेंजेस पर हमने एक नजर डाली। अब बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे फ्यूचर पर कौन कौन से इफेक्ट होने वाले हैं। पहली इफेक्ट तो यह है कि अभी से इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग मेजर्स नहीं लिए गए तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इस सदी बल्कि आने वाली कई सदियों तक रहने वाला है।
दूसरा इफेक्ट यह है कि अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली राइज करने वाला है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली तापमान में इजाफा होने वाला है। तीसरी इफेक्ट यह है कि मॉनसून और बारिश में जो चेंजेस फिलहाल हम देख रहे हैं वो चेंजेस और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। सी लेवल यानी कि समुद्र की पानी की सपाटी का लेवल 1 से लेकर 8 फीट तक बढ़ने वाला है। आर्कटिक आइस फ्री जैसा ही दिखने वाला है। सोचकर देखिए एक बार, आर्कटिक जो कि पूरा बर्फ से बना हुआ है, वो आने वाले कुछ सालों में पूरा बर्फ से फ्री यानी कि बर्फ मुक्त होने वाला है, यानी कि उसकी पूरी बर्फ पिघलने वाली है। हरिकेन विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर एंड इंटेंस, यानी कि दरियाई तूफान और ज्यादा घातक और खतरनाक होने वाले हैं। सूखे यानी कि दुष्काल की मात्रा और ज्यादा बढ़ेगी। और हीट वेव यानी कि समर में हम जो हीट वेव को एक्सपीरियंस करते हैं उसका नंबर और ज्यादा बढ़ने वाला है। 18 से ज्यादा साइंटिफिक एसोसिएशन ने क्लाइमेट चेंज पर अपना स्टेटमेंट दिया है। वो सारे स्टेटमेंट मैं यहाँ पर नहीं ला सकता क्योंकि वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो सारे स्टेटमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अब तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस हुए, आगे उसकी फ्यूचर इफेक्ट्स क्या हो सकती है, इस पर हमने डिस्कशन किया। अब बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज बच्चों की हेल्थ के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट डालता है। हर साल जैसे जैसे एयर क्वालिटी सेफ्टी मार्क को पार करती है, वैसे माने हजारों सेहतमंद बच्चों में अचानक से एयर राइनेक्स और एयर ब्रोंकाइटिस जैसी स्थितियां विकसित हो जाती है। क्लाइमेट चेंज से खराब वायु की क्वालिटी श्वास की समस्या पैदा कर सकती है, खासकर कि अस्थमा से पीड़ित बच्चों में। क्लाइमेट चेंज से लाइम डिजीज, डायरिया और पैरासाइट्स जैसी बीमारियों के संक्रमण बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, जो कि अक्सर एडल्ट्स की तुलना में बच्चों में और ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि तूफान, फ्लड्स यानी कि बाढ़ या फिर जंगल में आग न केवल डायरेक्टली बच्चों के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा है। क्लाइमेट चेंज न केवल बच्चों की जिंदगी को अफेक्ट करता है, बल्कि उनके फ्यूचर के साथ भी बहुत कुछ कर सकता है। सो दैट इज हाउ द क्लाइमेट चेंज इज डेंजरस फॉर चिल्ड्रन। तो इतने खतरनाक क्लाइमेट चेंज के होने के पीछे कौन कौन से मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल है, आइए जानते हैं। सबसे पहला रीजन ग्रीन हाउस गैसेस। इनमें से कई गैसेस स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज वातावरण में उनमें से कुछ की मात्रा को बढ़ा रही है, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन गैस है और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा होने वाले ग्लोबल वार्मिंग में 64% तक कंट्रीब्यूट करता है। औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर अब तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन 17% तक कंट्रीब्यूट करता है और नाइट्रस ऑक्साइड सिर्फ 6% तक रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा बड़ा रीजन है राइजिंग एमिशंस। कोयले यानी कि कोल, ऑयल और गैस की वजह से CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जंगलों की कटाई यानी कि डिफोरेस्टेशन सीधे ही अफेक्ट करती है क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि पेड़ हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया के टॉप क्लाइमेट साइंटिस्ट का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मेन रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज, और ये ऑब्जर्व किया गया है टिल द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी। औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक टेम्परेचर में 2 डिग्री का इजाफा देखा गया है, और इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ग्लोबल वार्मिंग को रखने की आवश्यकता को मान्यता दी है। तो ये थे कुछ मेन रीजन जो कि क्लाइमेट चेंज को बढ़ने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट और पॉइंट 6 में। हम यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या कर सकता है और क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, कौन कौन से मेजर्स ले सकता है। हाउ टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज। इसमें सबसे पहला पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जीज। हमें अपने मेन एनर्जी सोर्स को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में चेंज करना होगा, जैसे कि सोलर, विंड, जियोथर्मल और बायोमास हमारे लिए सॉल्यूशन बन सकते हैं। दूसरा तरीका है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। हमारा ट्रांसपोर्टेशन का तरीका इको फ्रेंडली होना चाहिए और उस दिशा में हमें पुनर्विचार करना होगा। फॉर एग्जांपल हमें पब्लिक व्हीकल का यूज ज्यादा से ज्यादा करना होगा, और अगर डिस्टेंस कम है तो बाइक की जगह साइकिल का यूज भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तीसरा है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। हमारे कंजप्शन की आदतों में रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं अगर वो रिसाइकल हो सकती है तो उस चीजों को यूज करने की हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चौथा रीजन है सी एंड ओशन प्रिवेंशन। समुद्र और महासागरों में ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा भंडार है और इस पृथ्वी पर और इस ग्रह पर जीवन के लिए एक असाधारण सहायता प्रणाली है। तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण की दृष्टि से डेंजरस एक्टिविटीज जैसे कि ओवरफिशिंग और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करना आवश्यक है। और पांचवा और लास्ट सर्कुलर इकोनॉमी।
सर्कुलर इकोनॉमी के 3R रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें ताकि कचरे को कम किया जा सके और नई वस्तुओं के आवश्यक और नई वस्तुओं के अनावश्यक उत्पादन से बचा जा सके।